नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के ऊपर जिसको ऋषि पराशर ने बृहत्पराशर होरा शास्त्र के सबसे पहले कुछ श्लोकों में बताया है। 9 ग्रह, ये जो नवग्रह हैं ये भगवान विष्णु के 9 अवतारों से संबंध रखते हैं। हर ग्रह का रिलेशन भगवान विष्णु के एक अवतार के साथ है। इस श्रृंखला में ये पहली वीडियो है जिसमें हम बात करेंगे मत्स्य अवतार और केतु ग्रह की। दोस्तों, जैसा कि हम ज्योतिष में जानते हैं कि केतु के नक्षत्र अश्विनी से संसार का प्रारंभ होता है, ठीक वैसे ही विंशोत्तरी दशा में केतु से दशाएं स्टार्ट गिनी गई। वैसे ही भगवान विष्णु के 9 अवतारों में जो पहला अवतार है यानी कि मत्स्य अवतार, जिसकी स्टोरी भी हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे, वो भी केतु से रिलेशन रखता है। दोस्तों, बात सतयुग की है, जब सत्यव्रत नाम के प्रतापी धर्मनिष्ठ राजा इस पृथ्वी पर राज करते थे। भगवान विष्णु के परम भक्त वो अपनी संध्योपासन के लिए, सूर्य को अर्घ देने के लिए, सुबह स्नान करने के लिए समुद्र गए। वहाँ पे उनको सूर्य अर्घ देते हुए हाथ में एक छोटी सी मछली आई। उस मछली को वो वापस जल में डालने लगे। उस मछली ने कहा, हे राजन, इस बड़े विशाल समुद्र में मेरे जैसे छोटे जीव की कोई जगह नहीं, यहाँ पे कोई मुझे अपना भोजन बना लेगा, तो कृपया मुझे अपने साथ ले जाएं, मुझे इसमें ना फेंकें। तो राजा सत्यव्रत दया दिखाकर उस छोटी सी मछली को अपने साथ अपने राजमहल ले जाते हैं। वहाँ पे वो उसे एक छोटे से स्वर्ण पात्र में रखते हैं। कुछ समय बाद जब राजा आके उसको देखता है तो वो आउट ग्रो कर जाते हैं या फिर वो बड़ी हो जाती हैं, वो पात्र में वो सीमित नहीं रह पाती। तो राजा उनके लिए एक बड़ा पात्र में मंगवा के उसको उसमें शिफ्ट कर देते हैं। ऐसा करते करते वो मछली बड़ी होते होते इतने विशालकाय रूप में आ जाती है कि राजा के लिए अब उसको अपने राजमहल में रखना संभव नहीं। राजन समझ जाते हैं और उनको पुनः समुद्र की तरफ लेके जाते हैं और समुद्र में छोड़ के प्रार्थना करते हैं हाथ जोड़ के कि हे परम भगवान श्री विष्णु, ये आप ही हैं जो मेरी परीक्षा लेने आए हैं। कृपया कर मुझे अपने मूल रूप का दर्शन दें और अपने प्रकट होने का कारण मुझसे शेयर करें। जब भगवान विष्णु प्रसन्न होकर उन्हें अपने चतुर्भुज रूप में दर्शन देते हैं तो वो बहुत ही अलौकिक दृश्य है, जिसमें भगवान एक मत्स्य रूप में है और भगवान सत्यव्रत को कहते हैं कि हे राजन, तुम धर्मनिष्ठ और महाप्रतापी हो। 7 दिन बाद ये पृथ्वी महाप्रलय में जलमग्न हो जाएगी, तब यहाँ पे कुछ भी नहीं बचेगा। पर मैं चाहता हूँ कि तुम सप्त ऋषियों को अपने साथ रखो, सारी जीव जंतुओं के बीज को अपने साथ रखो और एक विशाल नौका का निर्माण करो, जिसमें सवार होके मैं खुद तुम्हें इस भव सागर से, इस प्रलय के सागर से पार लेके जाऊंगा। राजा वैसा ही करते हैं, एक नौका बनाते हैं और उसमें सप्त ऋषियों को बिठाते हैं, सारे जो भी 84 लाख योनियाँ उनके बीज को रख लेते हैं और भगवान विष्णु मत्स्य रूप में उस नौका को खींच के 7 दिन तक की प्रलय रहती है, खींच के उसको समुद्र पार करा के फिर से एक सृजन को स्टार्ट करते हैं। ये थी दोस्तों मत्स्य अवतार की स्टोरी, बहुत ही संक्षिप्त रूप में। आप इसको अगर और अधिक जानना चाहते हैं तो श्रीमद् भागवत पुराण, विष्णु पुराण या अन्य पुराणों में इसको पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं ज्योतिष की। यहाँ इस स्टोरी में ज्योतिष का एक गूढ़ सिद्धांत छिपा है। केतु ग्रह, जिसको हम कहते हैं कि हेडलेस प्लैनेट है, जिसका खुद का सिर नहीं है, अपना दिमाग नहीं है, अपनी देखने, सुनने और समझने की इंद्रियां नहीं है, वो ग्रह मछली से भी उसका संबंध बताया गया। वैसा ग्रह जो जहाँ कहीं भी आपकी कुंडली में बैठ जाए वहाँ पे आपको संतुष्ट नहीं होने देता। ठीक वैसे ही जैसे ये मत्स्य अवतार में राजा उनके लिए पात्र बदलते गए, बड़े बड़े पात्रों में उनको शिफ्ट करते गए, पर वो कहीं पे भी सेटिस्फाई नहीं हुए। ठीक वैसे ही केतु का एक एस्पेक्ट है कि कुंडली में जहाँ कहीं भी केतु बैठेगा, उस घर की सिग्निफिकेशन से, उस हाउस की सिग्निफिकेशन से आप लाइफ में कभी भी संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। उदाहरण के तौर पर अगर केतु लगन में बैठा है तो लगन दिखाता है खुद को, अपने शरीर को, अपनी पर्सनालिटी को, अपने अपीयरेंस को। अगर केतु लगन में बैठ जाए तो क्या ही कहने। जहाँ तक अपनी अपीयरेंस से, अपनी फिजिकल अपीयरेंस से, अपनी पर्सनालिटी से, अपने कॉन्फिडेंस लेवल से, इन सब चीज़ों से कहीं ना कहीं संतुष्ट नहीं होता। लगन का जो भाव है वो हमारी ओवरऑल लाइफ की पूरी स्टोरी को दिखाता है या हमारी लाइफ की कंडीशनिंग को भी दिखाता है। तो जब केतु लगन में आके बैठ जाए या जिनका भी केतु लगन में अगर अकेला बैठा है तो उनका ये एक्सपीरियंस रहा है कि वो अपनी लाइफ से बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई नहीं हो पाते। उनको कुछ ना कुछ और बेहतर चाहिए ही है, खास करके अपने शरीर से संबंधित,
अपनी पर्सनालिटी, अपनी ग्रूमिंग से संबंधित। ठीक वैसे ही अगर केतु भाव नंबर 2 में जाके बैठ जाए, भाव नंबर 2 हमारे परिवार का है, हमारे दांतों का है, हमारे मुंह का है और हमारे परिवार का है, हमारे धन का भी यही भाव है। केतु जब यहाँ पे बैठता है तो जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने अभी बताए, इनमें से किसी ना किसी एक में कमी जातक को, या जातक यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हो पाता, उसको अनसेटिस्फैक्टरी रिजल्ट्स मिलते हैं, या तो अपने धन को लेके, या अपने परिवार की संपन्नता को लेके, या संपूर्णता को लेके, या फिर अपने दांतों में किसी ना किसी प्रकार की समस्याओं से वो जूझता है, जिसकी वजह से वो सेटिस्फाई नहीं होता उनकी क्वालिटी से। अगर हम तीसरे घर की बात करें तो तीसरा घर हमारे पड़ोसियों को, हमारे सिबलिंग्स को, हमारे बाहुबल को, हमारे एफर्ट्स को दिखाता है। तीसरे घर में हमारे कजन्स भी आते हैं। तीसरे घर में अगर केतु बैठ जाए तो इन सभी रिश्तों से हम कहीं ना कहीं हम सेटिस्फाई नहीं हो पाते। वो हमारे घर के आसपास की लोकेलिटी को भी दिखाता है। तो जातक जिसका केतु तीसरे भाव का हो, या तो अपने भाई बहनों से संतुष्ट नहीं होता, या फिर वो जहाँ रहता है उस लोकेलिटी से वो संतुष्ट नहीं हो पाता, वो उससे कुछ बेहतर चाहता है जीवन में। अब बात करते हैं यदि केतु भाव नंबर 4 में आ जाए। अगर चौथे भाव का बैठा केतु हो तो ऐसा जातक अपनी माँ से, अपनी नानी से, अपने ननिहाल से, अपने गाड़ी से, अपने घर से, या अपनी चेस्ट रीजन से, या अपने बॉडी के मिडिल पार्ट से संतुष्ट नहीं रह पाता। वहाँ पे उसको कुछ ना कुछ बेहतरी की उम्मीद हमेशा लगी रहती है, या इन संबंधों से वो बहुत ज़्यादा खुश नहीं रह पाता, वो मधुर संबंध नहीं बना पाता, कुछ ना कुछ तालमेल में बिगड़ावट यहाँ पे दिखती है। अब बात करते हैं पांचवें घर की। पांचवा घर हमारे मदर के फैमिली को, उनके पेरेंट्स को, उनकी पेरेंटल फैमिली को, मदर के पैसे को, फिफ्थ हाउस हमारे बच्चों को, हमारी एजुकेशन को दिखाता है। इन सब रिश्तों से जातक बहुत ज़्यादा संतुष्ट नहीं रह पाता, बहुत ज़्यादा खुश नहीं हो पाता अगर केतु पांचवें भाव में बैठ जाए। केतु पांचवें भाव में अगर बहुत ही ख़राब कंडीशन में बैठा हो तो मिसकैरेजेस या अबॉर्शंस भी देता है, बच्चे पैदा होने में तकलीफ़ें भी देता है, तो इसलिए जातक संतुष्ट नहीं रह पाता। भाव नंबर 6 क्योंकि हमारे मामा मासी, हमारे मदर के सिबलिंग्स का या उनके कजन्स का है, साथ ही वो हमारे एबिलिटी टू फाइट बैक या फिर हमारी एबिलिटी टू डू सर्विस का है, हमारे रोग ऋण शत्रुओं का है। यहाँ पे जब केतु आके बैठता है तो फिर वो इन रिलेशंस में हमें कमी दे देता है, या हम इसको ये भी कह सकते हैं कि कमी नहीं देगा पर जातक उसे कम ही समझेगा। उसको जो भी मिल जाए वो उसमें सेटिस्फाई नहीं रह पाएगा, उसको और चाहिए रहेगा, उसकी डिज़ायर फुलफिल नहीं हो पाएगी। सातवां भाव क्योंकि पार्टनर का है, स्पाउस का है, बिजनेस पार्टनर का है, सोशल स्टेटस का है, समाज में हमारे नाम रुतबे, हमारी इमेज का है, और लव रिलेशनशिप्स के पार्टनर का भी है। फिफ्थ हाउस में भी आएगा ये, मैं उसमें बोलना भूल गया, पर सेवन्थ हाउस में भी आएगा ये। और वहाँ पे जातक बहुत ज़्यादा संतुष्ट नहीं रह पाएगा। वो अपने पार्टनर में कुछ ना कुछ बेहतर करने की कोशिश करेगा, या उसको कुछ बेहतरीन बनाने की कोशिश करेगा। वो एक पार्टनर पे संतुष्ट नहीं रह पाएगा। अगर केतु बहुत ही अफ्लिक्टेड हुआ तो ये मल्टीपल मैरिजेस या मल्टीपल पार्टनर्स का भी कॉम्बिनेशन बनता मैंने देखा है। बात करते हैं यदि केतु 8वें घर में जाके बैठ जाए। दोस्तों 8वां घर हमारी इनहेरिटेंस का है, हमारे एंसेस्टर्स, हमारे पितरों का है, हमारे इन लॉज का भी यही घर है, स्पाउस के फैमिली वालों का। अब जब यहाँ पे केतु जाके बैठता है तो जातक अपने इन लॉज से, अपने पितरों से, या अपनी इनहेरिटेंस से संतुष्ट नहीं रह पाता। ये हिडन टैलेंट्स का या सीक्रेट्स का भी घर है। यहाँ पे जब केतु जाता है तो जातक बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव नहीं रह पाता। अब हम बात करते हैं 9वें भाव की। 9वां भाव हमारे पिता का है, हमारे धर्म का है, हमारे धर्म गुरु का है, हमारी हायर एजुकेशन का है, मास्टर्स डिग्री या उसके आगे की पढ़ाई का है। 9वें घर में अगर केतु जाके बैठ जाए तो जातक अपने धर्म से या अपने पिता से या अपने गुरु से संतुष्ट नहीं हो पाता, अपने टीचर से संतुष्ट नहीं हो पाता। उसको दूसरे के टीचर, दूसरे के धर्म, दूसरे के पिता में ज़्यादा कुछ क्या कहते हैं डिज़ायर आ जाती है, उनको वो ज़्यादा पसंद आते हैं, उसकी तरफ वो खिंचा चला जाता है। 9वें भाव वाले केतु वाले जहाँ तक मैंने अपने निजी अनुभव में ऐसे पाए कि वो बहुत सारे धर्मों का ज्ञान रखते हैं। ये उनकी रुचि होती है हर प्रकार की ऑकल्ट को या धर्म को जानने में। यहाँ पे केतु इस प्रकार के रिजल्ट देगा। अब बात करते हैं 10वें घर की। 10वां घर हमारे पिता की फैमिली एंसेस्टर्स को दिखाता है। 10वां घर हमारे करियर को दिखाता है, हमारे बॉस को, हमारे हायर अथॉरिटी को दिखाता है। तो जिनका भी केतु भाव नंबर 10 में है वो अपने सीनियर से, अपने बॉस से, अपने फादर के साइड ऑफ फैमिली से कभी भी संतुष्ट नहीं रह पाते, अपने करियर से संतुष्ट नहीं रह पाते। वहाँ पे उनको कुछ ना कुछ बेहतरी चाहिए, यहाँ पे उनको कुछ ना कुछ इन्हांसमेंट चाहिए, वो सेटिस्फाई नहीं हो पाते यहाँ पे। अब अगर केतु 11वें भाव में बैठ जाए तो 11वां भाव हमारे एल्डर सिबलिंग का है, हमारे बच्चों के स्पाउस का है, जिनकी
बच्चों की शादी होगी, बच्चों के स्पाउस को भी दिखाता है। 11वां घर हमारे फ्रेंड्स को भी दिखाता है, हमारे सोशल सर्कल को दिखाता है, हमारे मित्रों को दिखाता है। जब यहाँ पे आके केतु बैठता है तो वो अपने मित्रों से, अपने बड़े भाई बहनों से, अपने बच्चों के स्पाउस से, या अपनी बहू से, या अपने दामाद से सेटिस्फाई नहीं रह पाता। कोई ना कोई शिकायतें अवश्य रहती हैं। यहाँ पे वो सेटिस्फाई होना ही नहीं चाहता, उसको कुछ ना कुछ बेहतरी या कोई ना कोई डिज़ायर रहता है। 11वां घर डिज़ायर्स का भी है दोस्तों, महत्वाकांक्षा का भी है। यहाँ पे जब केतु आता है, जातक की कोई भी डिज़ायर अगर पूरी हो जाए, वो उसको छोड़ के किसी नई डिज़ायर को पकड़ लेता है। वो डिज़ायर्स को पूरी करने के बाद भी संतुष्ट नहीं हो पाता। बात करते हैं 12वें भाव में यदि केतु चला जाए, जहाँ पे उसको बहुत ही शुभ माना गया है दोस्तों। 12वां भाव हमारे फॉरेन ट्रैवल का है, हॉस्पिटलाइज्ड रिलेटिव्स का है, हॉस्पिटल का है, हमारे डिस्टेंट दूर के रिश्तेदारों का है। 12वां घर हमारे पिता की मदर यानी कि हमारी दादी का भी घर बताया गया। यहाँ पे खर्चों का भी भाव ऐसे बताया गया। जब केतु 12वें भाव में आता है, ऐसा जातक, जो मैंने रिश्ते बताए, जो मैंने सिग्निफिकेशंस बताई, और भी बहुत सिग्निफिकेशंस हो सकती हैं, कुछ बेसिक सिग्निफिकेशंस हैं, वहाँ पे वो संतुष्ट नहीं रह पाता। इनमें उनको कोई ना कोई कमी अवश्य दिखती है, वो चाहते हैं इससे कुछ बेहतर हो जाए। जो ये वीडियो थी दोस्तों, ये बहुत ही बेसिक टॉपिक था। इसमें क्या राशि बैठी है, कौन सा ग्रह उसके साथ बैठा है, कौन सा ग्रह उसको देख रहा है, ये सब की सिग्निफिकेशंस जोड़ के इसकी और अच्छी प्रिडिक्शन दी जा सकती है। ऐसे ही एनालिसिस को यदि आप चाहते हैं कि आपकी कुंडली पे किया जाए, तो अपनी कुंडली की प्रॉपर कंसल्टेशन के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे नंबर पे संपर्क करके मेरी टीम से आप एक अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, जिस पे हम इसी टॉपिक पे या और भी किसी आपके प्रश्न पे बात कर सकते हैं। आशा करता हूँ ये हट के वीडियो आपको कुछ पसंद आया होगा, और अपने चार्ट्स में जाके इस टेक्निक को ट्राई करके अवश्य देखें, और कमेंट्स में अपना फीडबैक हमारे साथ शेयर करें, ताकि इसी प्रकार का और कंटेंट हम आपके साथ लाते रहें। हरे कृष्णा।